भारत के नायक एन भारत पर। आज हम आपको एक ऐसे पुलिस अधिकारी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी पुलिस की नौकरी के साथ साथ तमाम जरूरतमंद लोगों की मदद करी और लोगों के दिलों को जीत लिया। आज भारत के नायक में हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के तेज तर्रार एडिशनल एसपी डॉक्टर बीपी अशोक। हम आपको बता दें, डॉक्टर बीपी अशोक अपनी ईमानदारी और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। यही वजह रही अब तक की नौकरी में, जहां जहां डॉक्टर बीपी अशोक की पोस्टिंग रही है, वहां की जनता इनके काम करने के अंदाज और इनके खुशमिजाज को आज तक ना भुला पाई है। आज डॉक्टर बीपी अशोक ने एन भारत से बात कर अपने विचारों को रखा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के तेज तर्रार एडिशनल एसपी डॉक्टर बीपी अशोक जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल एन भारत पर। थैंक यू वेरी मच रिजवान भाई। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आखिर आपने पुलिस की नौकरी में ही आने की क्यों सोची? पुलिस की नौकरी में आने का जो पीछे से कारण रहा है वो हमारी पृष्ठभूमि रही है। पिताजी भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे, आईपीएस अधिकारी थे, डॉक्टर देवी सिंह अशोक, और वर्दी से बहुत लगाव था। और पुलिस में आने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि पुलिस इमीडिएट रिलीफ दिलाती है। जो पीड़ित होता है या उसका दमन हुआ हो या कोई आदमी परेशान हो, उसको शिकायत हो, सबसे पहले पुलिस के पास जाता है। और पुलिस जब चाहती है तो निश्चित रूप से तत्काल मदद उसको देती है। और वो एक अपने आप में बहुत बड़ा एक एहसास होता है नायकत्व का। लगता है कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं। और वो जो तत्काल उसको जो न्याय मिलने की उम्मीद होती है वो पुलिस से ही होती है। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो पुलिस जनता की निगाह में बहुत सम्मान पाती है। और वो सम्मान अपने आप में असाधारण है। वो एहसास पुलिस अधिकारी ही कर सकता है जब उसको लगता है कि मैंने किसी की शिकायत का तत्काल निराकरण कर दिया। वो एहसास अपने आप में एक अलग, एक अनूठा अनुभव है। सर, आपकी पहली पोस्टिंग रामपुर थी, सीओ सिटी आप रामपुर रहे, तो कैसा रहा अनुभव आपका वहाँ रामपुर का? रामपुर में काम करने का बहुत अच्छा मौका मिला और लगभग 4 साल मैं वहाँ क्षेत्राधिकारी नगर के पद पर रहा। बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पर। वहाँ किस तरह से दबाव होते हैं और किस तरह से राजनेता आपस में लड़ कर के किस तरह की चीज़ें पेश आती हैं, चैलेंजेस का सामना करना होता है। और उन्हीं बीच में अपने आप को सेकुलर बनाए रखना, अपने आप को एक ड्यूटी, अपना जो कर्तव्यनिष्ठ बनाए रखना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है ऐसे में। तो बहुत विरोध भी हुआ और बहुत समर्थन भी मिला, क्योंकि वहाँ इस तरह की जो वहाँ की जनसंख्या है उसमें अनुपात इस तरह का है कि थोड़ा एडिशनल, थोड़ा अतिरिक्त आपको वहाँ पर काबिलियत की आवश्यकता पड़ती है। निश्चित रूप से आपको क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, अपनी सहनशीलता की भी। और कई बार आपको जो जनता है उससे मिलजुल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि सारी नौकरियां, सभी जितने भी अधिकारी, जितने भी पद हैं, वो जनहित के लिए ही बने हुए हैं। और कहीं भी आपको ये अधिकार नहीं जाता कि जनता का कोई नुकसान हो। तो इसमें बहुत कुछ अनुभव, खट्टे मीठे अनुभव रामपुर के रहे। और मैं वहाँ के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत समर्थन मिला। आज भी लोग संपर्क में रहते हैं, सभी तबकों के, गरीब भी, अमीर भी, जो भी मुस्लिम, नॉन मुस्लिम सब हैं, सभी लोग संपर्क में रहते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला। और जैसा कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप बड़े उसूलों के पक्के इंसान हैं, तो ये उसूल आपके नौकरी से पहले थे या नौकरी में आने के बाद आपने उसूल बनाए? पृष्ठभूमि तय करती है व्यक्ति के उसूल, और बहुत सी आवश्यकताएं भी उनका निर्धारण करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसूल ना बदले जा सकें। जब मानव कल्याण की बात आए तो उसूलों को बदल देना चाहिए। और कहीं कोई जिद्दी वाला या हठधर्मिता वाला जो व्यक्ति होता है वो सभ्यता के लिए अच्छा नहीं है। तो हमने उसूलों को बदला भी है। लेकिन जहाँ उसूलों को बदलने की आवश्यकता नहीं है, ख़ास तौर से ऐसी चीज़ें जहाँ पर अनैतिक समझौता करना पड़े, या फिर कहीं ऐसा लगे कि आपको लाभ मिल रहा है लेकिन औरों को नुकसान मिल रहा है, इस शर्त पर कि आप स्वार्थी कहे जाएं, इस शर्त पर कि आपको लोग बाग ये माने कि आप बहुत ज़्यादा अपने काम के लिए और अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं, तो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए कि आप अपने व्यक्तित्व के साथ खिलवाड़ करें। ऐसा कोई अधिकार आपको नहीं जाता। हमने कभी जीवन में ऐसे उसूलों से कभी भी समझौता नहीं किया।
कि जहाँ हमारी प्रतिष्ठा को या हमारे देश की प्रतिष्ठा पर या हमारे विभाग की प्रतिष्ठा पर आँच आए। जब भी आवश्यकता पड़ी वहाँ उनको हमने उदारता से भी काम लिया, जहाँ पर समझौता करने की आवश्यकता हुई और मानव हित में है वहाँ समझौता भी किया। विज़डम सबसे बड़ी चीज़ है। जब बुद्धि कौशल ये कहता है कि हाँ इस हद तक समझौता करो, ये आवश्यक है लोगों को बचाने के लिए, लोगों के कल्याण करने के लिए, तो वहाँ समझौता किया गया। सर, जैसा कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है, तो क्या आपकी कामयाबी के पीछे कुछ लेडी लक टाइप का ऐसा रहा? निश्चित रूप से जो आपकी बात सही है, मेरा अनुभव भी इससे कुछ अलग नहीं है। मेरी कामयाबी के पीछे मेरी मदर का, श्रीमती अरुणा अशोक और मेरी पत्नी श्रीमती मंजू अशोक, दोनों का बहुत योगदान रहा और दोनों ने बहुत ज़्यादा पेशेंस उस समय दिखाया जब मुझे बहुत सपोर्ट की आवश्यकता थी, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो और चाहे स्टूडेंट लाइफ के बाद में जब मैं कंपटीशन में था, तब भी मेरी पत्नी ने बहुत पेशेंस दिखाया और बहुत सपोर्ट किया। और एक नाम और लेना चाहूँगा मैं अपनी सफलता के पीछे। बरेली में मैं पढ़ता था इंटरमीडिएट में, तो मुझे एक ट्यूशन पढ़ाने वाले मेरे सर थे इंग्लिश के, इफ्तिखारुल हसन साहब। अब शायद वो दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं उन्हें हमेशा अपनी यादों में रखता हूँ। उन्होंने पढ़ाई से मुझे बड़ा प्रेम सिखाया। उससे पहले पढ़ाई लगती थी शायद कोई सज़ा की चीज़ होगी, लेकिन उन्होंने पढ़ाई को बताया कि हाँ, पढ़ाई से ज़्यादा सम्मान किसी और चीज़ से नहीं मिलता। तो आज भी मैं प्रयास करता हूँ कई घंटे पढ़ने का, और उससे हमेशा मुझे सम्मान मिलता है, पढ़ाई और लिखाई से। इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है इफ्तिखार साहब का, मैं उन्हें हमेशा याद रखता हूँ। सर, अक्सर सुर्खियों में आप बने रहते हैं, तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा अनुभव जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? सुर्खियाँ तो मीडिया का अपना वो है और जनता का अपना वो है, ऐसा कोई इरादा नहीं रहता। लेकिन हाँ, प्रयास ये करते हैं कि जो अभिव्यक्त करना है, अगर उस अभिव्यक्ति के अधिकार और संवैधानिक प्रतिक्रिया के रूप में है तो उसको हम रोकते नहीं हैं, और लेकिन ये प्रयास करते हैं कि किसी की छवि ख़राब ना हो, विभाग की छवि भी अच्छी रहे, और कहीं ऐसा ना लगे कि आप कोई चिढ़ कर के कुछ कह रहे हैं या किसी से नाराज़ होकर कह रहे हैं। अगर एक एकेडमिक रूप से कोई अभिव्यक्ति कर रहे हैं और वो पसंद की जा रही है, तो हो सकता है कि आपकी बात सही हो, लेकिन हमारा इरादा ये रहता है कि हाँ, अपना जो पढ़ाई लिखाई की और जो हम प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं समस्याओं के रूप में और समस्याओं को हल करने के लिए, वो निश्चित रूप से एक बेहतर समाज के निर्माण में और समाज की पुनर्रचना के, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी के रूप में एक अच्छी चीज़ निकल कर के आए और बेहतर हो, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी ये समझे कि हाँ, हमारा जो समाज है, हमारा देश है, इसको बेहतर बनाने में हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उनका योगदान रहा। सर, अब तक की नौकरी में आपकी कोई ऐसा वक्त आया जब एक तरफ आपके ऊपर राजनीतिक दबाव पड़ा हो और एक तरफ आपका फ़र्ज़ हो, तो उन हालातों में आपने कैसे सामना किया? हमेशा फ़र्ज़ को तरजीह दी। किसी भी तरह का दबाव पड़ा हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे शासन की तरफ से हो, कहीं से भी हो, लेकिन जो भारतीय संविधान कहता है, जो CRPC कहती है, उसके प्रति लगातार लॉयल रहे और जो अपना फ़र्ज़ है उसको अदा किया। अपने ट्रांसफ़र के लिए, अपने पोस्टिंग के लिए कभी भी नतमस्तक होने का कार्य हमने नहीं किया। इसलिए कि हमें कोई लाभ मिलना है, व्यक्तिगत मिलना है, पारिवारिक मिलना है, तो उसको कभी तरजीह नहीं दी। हमेशा विभाग को, विभाग के कल्याण को, समाज के कल्याण को और जनहित को हमने तरजीह दी है। कोई इस तरह की आँच नहीं आने दी अपनी प्रतिष्ठा पर कि हाँ, ट्रांसफ़र के लिए, पोस्टिंग के लिए आपने झुक गए, आप जाकर के चरण स्पर्श करने लगे, आप जाकर के किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में शिकार हो गए, और इस तरह का कोई काम नहीं। कितना संघर्ष किया आपने यहाँ तक इस मुकाम को पाने के लिए? देखिए, पढ़ाई लिखाई तो अपने आप में पहली शर्त है। जब भी किसी कंपटीशन में IAS PCS में आप आते हैं तो जगह जगह आपको कहीं पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। फिर फादर का पोस्टिंग बहुत जल्दी हुआ करता था उस समय, बहुत संघर्षशील थे वो, तो एक ही क्लास कई बार तो 3 जगह स्थानांतरण के कारण बहुत संघर्ष करना पड़ा। और उसके अलावा दिल्ली पढ़ाई की और कुछ पढ़ाई इलाहाबाद और लखनऊ भी रहकर करना पड़ा। तो संघर्ष कोई इस तरह का नहीं रहा, क्योंकि पृष्ठभूमि अच्छी थी, लेकिन फिर भी सफलता और असफलता
सभी चीज़ों का सामना करना पड़ा। और पहले से भी जो चीज़ें जो सुविधाएं थी उनका लाभ तो मिलता ही है। निश्चित रूप से पारिवारिक रूप से आर्थिक रूप से ठीक ठाक रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई इस तरह का स्मरण नहीं है कि कोई चीज़ की कमी का एहसास हुआ हो, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत संघर्ष में सारे असफलताएं और सफलताएं सभी मिलती हैं। सर, जैसा कि आप नाना बन चुके हैं और मगर आप दिखने में भी कहीं से नहीं लगते हैं कि आप नाना होंगे, तो ये अपने आप को कैसे आप फिट रखते हैं? ये तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपने आप को संतुष्ट रखिए और हमेशा कॉम्पिटिटिव भी बनाए रखिए अपने आप को। शरीर अगर ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, वो भी अंदर से और बाहर से भी प्रयास कीजिए, चाहे खान पान का हो, चाहे वो जिम जाना हो। नियमित रूप से भले ही ना हो पाए, लेकिन प्रयास करिए कि जब भी मौका मिले, और चाहे वो रनिंग करने का हो, चाहे जिम जाने का हो, चाहे तैराकी का हो, और चाहे हॉर्स राइडिंग का हो, चाहे किसी खेल का हो, जब भी मौका मिले तो उसको एंजॉय कीजिए और उसमें हिस्सा लीजिए। चाहे मेडिटेशन करनी पड़े, तो अपने आप को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। और जो आपके पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा है वो यही है कि अपने आप को आप अप टू डेट रखें हर चीज़ में, जितना गति। सर, जैसा कि हर इंसान का कोई आदर्श होता है, तो आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और शासन प्रशासन की दृष्टि से मेरा जो आदर्श है वो सम्राट अशोक रहे। तो उनके जो धम्म के सिद्धांत थे, प्रशासन के सिद्धांत थे, उनको मैंने प्रयास किया कि अपनी जब भी पोस्टिंग हुई उन चीज़ों का एहसास मैं जनता को दिलाऊं, और त्वरित कार्यवाही करके और लोगों की निगाह में किसी भी तरह से पुलिस की तरफ से कोई आलस ना हो, कोई रूखापन ना दिखाई दे, किसी तरह का क्रोध ना दिखाई दे। और वही मैं अपने जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, साथी अधिकारी होते हैं, उनसे भी मैं कहता रहा हूँ हमेशा कि जनता की शिकायतों को सुनने में और उनको हल करने में अपना हर जगह और हर समय जितना भी समर्पण हो सकता है उस समर्पण को दिखाएं, और निश्चित रूप से बहुत मान सम्मान मिलता है हमेशा। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है कि हम लोग, चाहे हम लोग सरकारी नौकरी में हैं, चाहे आप मीडिया में हैं, और बहुत से ऐसी शाखाएं हैं, बहुत से ऐसे फ्रंट हैं जहां पर सभी समाज की समस्याओं को किसी न किसी स्तर पर देखा जाता है। हमारी व्यक्तिगत भूमिका होती है एक, और एक होती है सामूहिक भूमिका। सामूहिक भूमिका पर बहुत सी शिकायतें होती हैं, वो मीडिया से भी हो सकती हैं और वो पुलिस से भी हो सकती हैं, लेकिन हम सबका जो एक टारगेट है वो है आम आदमी की खुशी। जो आम आदमी है, सबसे गरीब आदमी है, जो ज़रूरतमंद है, उसके जीवन को खुशहाल बनाने में हम जो व्यक्तिगत भूमिका निभा सकते हैं वो भूमिका हमको निभानी चाहिए। ये ना हो कि हम अपने जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्वार्थ के लिए हम अपने मानवता को, हम अपनी अच्छाई को, हम अपने त्याग को और हम अपनी मेहनत को अलग कर लें। हमको हर चीज़ जो भी करनी है, जिस भी संगठन में रह के करनी है, वो मानव हित को और आम आदमी के, जो सबसे गरीब है, जो सबसे ज़रूरतमंद है, जो सबसे कष्ट में है, और उसके कष्ट को दूर करने में हमारी व्यक्तिगत भूमिका होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर बीपी अशोक जी, जिन्होंने अपने विचारों को रखा। लखनऊ से टीम एन भारत के लिए रिजवान हैदर। एन भारत पर देखिए भारत के नायक।